हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स बाय अरुण सर। आप सभी का अरुण सर एक बार फिर से स्वागत करता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक हमारा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, है ना, और न्यूमेरिकल्स किए उसके ऊपर बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट चालू किया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें रिंग, आर्क, वायर रॉड, होलोस्फीयर, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये पढ़ा। ठीक है ना। तो बच्चों हम काफ़ी कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा अभी बहुत कुछ बाकी भी है। ठीक है, लंबा सफ़र है, साथ बनाए रखिएगा, है ना। आगे अब इस लेक्चर में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो दोबारा से कंटेंट टेबल पे अब जब जाओगे, मैंने जब कंटेंट्स बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर स्टार्ट कर, चार्ज पढ़ाने के बाद जब कंटेंट टेबल बताई थी, है ना, तो उसमें बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस एक चीज़ है जो कंप्लीट नहीं है, उसको मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद में हम आगे और बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, एक पार्ट बहुत छोटा सा सिंपल सा है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैसे तो मैं बहुत बार बनाता तो आपको ऐसे ही बता देता, लेकिन एक टॉपिक ये भी है ही सही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टॉपिक ये भी है ही सही, इसलिए मैं इसको पढ़ा देना चाहता हूँ ताकि हमारे यूट्यूब पे लेक्चर आ रहे हैं तो ये कभी ये ना हो कि सर ने पढ़ाया नहीं, है ना। तो पढ़ा दिया है भाई, अब देख लीजिएगा। इसमें आप लिखिएगा, जो मैं डिक्टेट करा रहा हूँ आप लिखिएगा ध्यान से, नोट्स में लिख लीजिएगा आगे। और आई होप आप सबके नोट्स एकदम रेगुलर अपडेट हैं, है ना, बिल्कुल अपडेट रहें आप, है ना, बीच बीच में कुछ ना देखें। देखो समझ में जब भी आता है जब पूरा देखते हैं। ठीक है ना। लेंदी होने का मतलब ये नहीं है कि टफ है सिंपल, बस लेंदी है, इसलिए आपको सीरीज वाइज याद भी रखना पड़ेगा और चलते रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, है ना, सब चीज़ों की। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें लिखिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस which shows the direction of the electric field or electric field intensity. Electric field lines are the imaginary lines which shows the direction of electric field or electric field intensity. Electric field और electric field intensity की direction को show करने के लिए हम कुछ lines बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं हम कुछ lines draw करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, electric field lines बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड को क्या मान लेते हो, स्ट्रीम लाइन मान लेते हो ना, बहुत सारी लाइंस 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 लाइंस। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं। ठीक है, जिस तरह अभी मैं बना रहा था, बार बार बना रहा था कि ये देखो लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब बना रहा था मैं, तो ये सब ये चीज़ें क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। ठीक है ना। चलो, इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ भी मगजमारी नहीं करनी है, आपको सिंपल सी जो मैं कह रहा हूँ वो पॉइंट याद रखने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। बस ये 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे यानी लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम positive charge and terminate at negative charge। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, समझाता हूं आपको जल्दी से। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी तो जाएगी कहां पर, नेगेटिव चार्ज पर, या तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। अगर नेगेटिव चार्ज बाय द वे नहीं है तो फिर इनफाइनाइट पे। ठीक है, मैं बना के बताता हूं, देखो आपको, है ना, कि अगर मान लीजिए हमारा कोई ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जाएंगी, यूं 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 यूं, चारों दिशाओं में, ठीक है ना, चारों दिशाओं में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर जाएंगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, है ना। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा बच्चों, मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स हो जाएगा, है ना, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए इसका भी बनाऊंगा तो देखो ऐसे 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 ऐसे, लेकिन अब ये सब जो लाइंस हैं, ये लाइंस इस नेगेटिव चार्ज के पास आ रही हैं, ना कि जा रही हैं। तो आ रही है तो मतलब ये 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 ये, है ना, सिंपल चीज है। तो फर्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है। आई थिंक क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा, डायग्राम भी बना लीजिएगा दोनों, है ना। चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर भाई, आगे चलते हैं भाई। दे आर कंटिन्यूअस कर्व, मतलब डज नॉट ब्रेक, है ना भाई। ये क्या होते हैं, ये कंटिन्यूअस कर्व होंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज क्या थी, इनफाइनाइट थी। तो जब तक कोई नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाता तब तक वो इनफाइनाइट तक जाती रहेगी लाइन, बीच में ब्रेक नहीं होगी भाई, ठीक है। और कर्व बोला है, ऐसा क्यों, देखिए ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए, ठीक है, तो होगा क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जाएंगी, इसके पास, इसके पास, इसके पास, है ना, अच्छा बिल्कुल एकदम ऐसे जाएगी यूं, है ना, और देखो ऐसे, और देखो ऐसे, है ना, और देखो कहीं से आ रही होंगी इसके पास ऐसे ऐसे ऐसे, और इससे निकल के जा रही होंगी कहीं ऐसे ऐसे और ऐसे। पॉजिटिव चार्ज से सारी लाइंस निकालनी है आपको, है ना, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ सारी लाइंस लानी है आपको, कहीं से आ रही होंगी वो, है ना, समझ में आया। कंटिन्यूस इनफाइनाइट पे जा रही है ना, कोई कर्व ऐसा है, समझ में आया, कोई बीच में ब्रेकिंग नहीं होगी, बीच में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए खत्म बात, ज्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि क्या ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमको कवर करने हैं ना, ठीक है। उसके बाद में दे नेवर इंटरसेक्ट्स, ठीक है, कभी भी दो लाइंस ऐसे एक जा रही है मान लो और उधर से एक आ रही है, तो ऐसे ये इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं दो लाइंस, ठीक है। होगा क्या बच्चों, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन बताता हूं। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसका मतलब वो कैसे कर रहा है शो, तो बताता हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कहीं पे भी आप कोई पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, है ना, और वहां पे टेंजेंट बनाइए, वही उस पॉइंट पे वही उसकी डायरेक्शन होगी। समझ में आया कि नहीं आया, उस पॉइंट पे वही उसकी डायरेक्शन होगी। कहने का मतलब है अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मेरे पास ऐसे जा रही है ना, अब यहां पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करनी है इस पी पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक टेंजेंट बना दो ऐसा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट हियर। यहां पे अगर बनानी है तो टेंजेंट बना दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज हियर, है ना, एट दिस पॉइंट क्यू। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए आप टेंजेंट बना दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। मैंने पॉइंट क्या लिखा है, दे नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक ये वाली लाइन आ रही है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप बताओ कौन सी होगी। यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा मैं, ऐसा है मान लो, ये यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा मैं तो ऐसा आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है कि नहीं आ रही, विच इज नॉट ट्रू, है ना। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ जाएंगी, विच कैन नेवर बी डन। समझ रहे हो मेरी बात, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो। समझ में आया ना, एक आदमी एक टाइम पे दो जगह थोड़ी हो सकता है, वो वाली बात है ना। तो ये क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं ये लाइंस, है ना, तो आप लिख लीजिएगा इसमें दे नेवर इंटरसेक्ट। उसके बाद लिखिएगा इफ दे डू सो लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स, मतलब ये दे नेवर इंटरसेक्ट्स, एंड इफ दे डू सो
at the point of intersection there will be two directions of electric field which is absurd. मतलब वो सत्य नहीं होता है ना? समझ में आया? क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. इफ दे डू सो एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, जहां पे वो कटी है ना, एट दैट पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एब्सर्ड. ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैं इसको मिटा रहा हूं भाई. ठीक है, चलिए मिटा नहीं रहा, हो गया, मिटा दिया. चलो लास्ट पॉइंट है, ये लिखा है मैंने. ये क्या लिखा है मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, ये याद रखना भाई. कभी ऐसे ज्यादा आता नहीं, लेकिन कभी कभार भाई एक चार्ज रखेगा, वो एक चार्ज से वो एक चार्ज बोल देगा वो 2q है, एक चार्ज बोल देगा वो -q है ना. तो आप बताइए कि कैसी लाइंस बनेंगी. तो आपको लाइंस बनाना आना चाहिए भाई. अगर मैं 5 लाइन निकाल रहा हूं 2q से, देखो 1 2 6 निकाल लेते हैं, 6 और 3 ऐसा हो जाएगा ना. तो 1 2 ये देखो इसकी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई यार, है ना. तो इसको हटा देते हैं, इसको निकाल लेते हैं ये. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना. लो निकाल लो 7 और ये 8. ठीक है, 8 हो गई. अब इसके पास कितनी आनी चाहिए? 4. तो 1 2 3 4, तो मतलब इसके पास 4 आ गई. समझ में आया? मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना होगा ना, जैसे इसका मैग्नीट्यूड है q, इसका मैग्नीट्यूड है 2q, तो मतलब इसकी लाइन डबल होंगी और इसकी लाइन उसकी आधी होगी जितनी इसकी लाइन से. इसके पास कितनी लाइन है? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. इसके पास देखो 4, 1 2 3 4. समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है. कभी बनाने को बोल दे तो, वरना अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बस ये 4 पॉइंट्स थे बच्चों, बना लीजिएगा इसको, है ना. ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के. उसके अलावा उसके बाद ये टॉपिक खत्म है. अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली पूरी तरह से खत्म हो चुका है अभी यहाँ पे, है ना. आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों, है ना. इसको मिटा रहा हूँ. चलिए, इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़्यादा बातें नहीं है, लेकिन इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ ये, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. अपन आगे बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना. कभी इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, 1 2 क्वेश्चन इससे भी आए हुए हैं, है ना. जैसे परपेंडिकुलर होती है किसी भी पॉइंट पर, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं. आप लिख सकते हो चाहो तो एक पॉइंट और, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. किसी कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. पर ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको वैसे भी बाद में बताऊंगा ही सही, है ना. तो इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हाँ, पर हमने एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला, वो पढ़ लिया भाई, है ना. कहने का मतलब ये है. अब हमारा बेटा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? हमारा जो थर्ड चीज आ गई है चैप्टर की, 1 2 चैप्टर की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना. ये हमको पढ़ना है. आपको इस चैप्टर में भी मजा आएगा बेटा. अभी देखना इस लेक्चर में भी मजा आने वाला है. पर वो वाली बात है कि अब शुरुआत से आप अगर चाहोगे फर्स्ट पॉइंट से मजा आने लग जाए, ऐसा नहीं होता. चैप्टर में जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, जैसे टॉपिक है, अब इस टॉपिक की डेफिनेशन में तो क्या मजा आएगा यार. जब डेफिनेशन के बाद कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब न्यूमेरिकल्स पे आओगे तो और मजा आएगा. ठीक है ना. तो इसलिए ध्यान से पहले संयम के साथ टॉपिक को समझिए और उसके बाद मजा लेने की कोशिश कीजिए. ठीक है ना. लेक्चर को पूरा देखिए, काट काट के देखोगे तो बीच में जो बातें बोलता हूँ वो मिस हो जाएंगी, और वही तो कनेक्शन है सबके बीच में. ठीक है, चलिए. तो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम पढ़ेंगे अब, ये टॉपिक है ना. इसके ऊपर मत जाना, ये तो बेसिक बाइफर्केशन जो मैंने किए थे कि भाई इंट्रोडक्शन है. अब इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन ही थोड़ी पढ़ा अपन ने फोर्स भी पढ़ लिया पूरा पूरा, कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सब पढ़ लिया. टॉपिक अच्छा खासा था वो, तो बेसिक बाइफर्केशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी पढ़ा अपन ने. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सब रिंग विंग सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, है ना.
तो काफ़ी कुछ पढ़ा अपन ने। बीच में अपन परमिटिविटी वाला टॉपिक भी लेके आ गए थे इंट्रोडक्शन में, और फिर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक लेके आ गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, है ना। तो ये टॉपिक्स भी यहीं से जो इंक्लूडेड है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड फील्ड्स वाला टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है अपन ने, और एक परमिटिविटी वाला टॉपिक है, परमिटिविटी ऑफ फोर्स इन मीडियम वाला, है ना, वो भी अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके चिपक के नहीं बैठना कि सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पढ़ना है इसके अंदर। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको इसके अंदर। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये काम सिंपल होगा, ये स्केलर क्वांटिटीज है सारी की सारी, है ना। अभी तक हम फोर्स और फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा वो वेक्टर क्वांटिटीज थी। अब ये सब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, इसलिए आसान लगेगा आपको थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ओके। फिर आप पढ़ेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो EFI और EP लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आपका टॉपिक यहां पर सारे के सारे खत्म हुए। इस सीरीज में अपन को सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इतना मानना है कि आपको ये चीजें पढ़नी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको ये चीजें कंप्लीट करनी, ठीक है, ये चीजें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कंप्लीट करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ लेंगे उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल एक टॉपिक आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल एक अलग चीज होती है, बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल की वजह से भी निकालेंगे हम। उसके बाद बच्चों गॉस लॉ आएगा, तो गॉस लॉ में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर गॉस लॉ पढ़ना पड़ेगा, और फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट में कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, तरह तरह की और भी चीज़ें हैं उसके अंदर। उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटर की अलग, वो पढ़ेंगे, है ना। कैपेसिटर भी समाप्त हो जाएगा, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्या क्या एक्चुअली आपको पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे, मतलब ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एक बार इसको उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। इनको कॉपी कर लीजिए फटाक से आप। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, जो मैंने सारे सीरीज वाइज टॉपिक अभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर लिखवाए, वो सारे टॉपिक आपस में बहुत ही स्ट्रांगली लिंक्ड हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से लिंक्ड टॉपिक हैं। तो इसके बाद आने वाले लेक्चरों में मैं उनको भी पढ़ाऊंगा। तो अभी से इस चीज़ का ध्यान आपको होना चाहिए कि अगर ये लेक्चर आपने नहीं पढ़ा तो आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें आप अगर उठा के एकदम से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? बिकॉज यहाँ से ही लिंक्ड चीज़ें होंगी, अगले लेक्चर में उससे लिंक चीज़ें होंगी, उसके अगले लेक्चर में। तो आगे आने वाले 4-5 लेक्चर जो हैं उसमें हम ये जो चीज़ें हैं, 5 लेक्चर्स तो मिनिमम मानो, 5 ऐसे लेक्चर्स में मान लो आप ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पूरा टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हालांकि आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि सर जिसने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा मुझसे उसके लिए थोड़ा सिंपल लग रहा होगा उसको, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इनको बहुत शांति के साथ, संयम के साथ पढ़ें, है ना। बिकॉज ये आपको हो सकता है थोड़ा बहुत बोरिंग जरूर लगेगा, है ना, बिकॉज इट इज़, है ना, थोड़ा सा है भाई। आज ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं आपने पहले देखी ही नहीं है ना।
आपको सब कुछ एज्यूम, सब कुछ हमारा विजुअलाइज करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है सब कुछ आपको, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा हमको विजुअलाइज करना पड़ रहा है सर, थोड़ा तकलीफ आ रही है, या बोरिंग टाइप का लगेगा, इंटरेस्ट खो सकते हैं कुछ बच्चे, है ना। तो मैं सभी बच्चों को बोलना ही चाह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल भी आप अपना इंटरेस्ट ना खोएं, है ना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले बोला हुआ है और मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि ये बेस 2 चैप्टर्स हैं आपके, अगर ये आपके अच्छी तरह से क्लियर हुए तो आगे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 8 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर क्लियर हुए तो आगे के 6 चैप्टर्स में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हमें आगे और बढ़ना है बेटा, है ना। अभी अब चार्ज, रुका हुआ चार्ज पढ़ रहे हैं, चलाएंगे भी सही चार्ज को हम, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से भी एक्सेलरेट भी कराएंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में भी, उसके इफेक्ट भी पढ़ेंगे, सब कुछ मतलब आगे होता जाएगा। बहुत ही शानदार चीज़ है ना। अगर सीरीज वाइज पढ़ी जाए तो ये 8 चैप्टर में बहुत स्कोर कर सकते हो आप, स्कोरिंग चैप्टर्स बन जाएंगे आपके लिए 8 चैप्टर्स, है ना। और जो इनको सीरीज वाइज नहीं पढ़ता है, जो लापरवाही थोड़ी करता है, उसके लिए क्या होता है ना, ये 8 चैप्टर फिर ऐसा बर्डन बन जाते हैं, बिकॉज 12th क्लास में 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स के अगर ये 8 चैप्टर्स आपके नहीं हुए क्लियर, या बीच बीच में से किसी ने किए, तो पूरे क्लियर नहीं होते हैं उसके, है ना, चीज़ें, क्योंकि लिंक्ड चीज़ें सारी की सारी, तो पूरे नहीं होते हैं। तो 15 में से जब 8 चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो बाकी बचे हुए 7 चैप्टर्स हैं आई थिंक, तो उसमें फिर आप जो चाहो वो कर लो, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए ये 12th क्लास में ये चैप्टर्स बेस हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इंपॉर्टेंस इसकी समझाना चाह रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। आप इंपॉर्टेंस इसकी समझें और उसको देखकर समझकर पढ़ें। देखिए बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ पहले 11th क्लास में अगर आपने ग्रेविटेशन मेट से पढ़ा हो, तो मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ा दी है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वन सेम थिंग अगर हम कंसीडर करें, अगर कंपेयर करें, तो सेम डेफिनेशंस वगैरह सब आएंगी, है ना, सब कुछ वैसा का वैसा होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन काफ़ी कुछ सेम होगा, कहने का मतलब है ना। तो हमें इजी लगेगा, हो सकता है बीच में हम इंटरेस्ट खो दें, थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन आपको पढ़ना है पूरा, क्योंकि मैं आराम से पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह से देखें, पढ़ें, क्योंकि जो डिफरेंस है वही तो मेन है, वरना दोनों सेम ही नहीं हो जाते क्या। जो डिफरेंस है वही मेन है इसके अंदर, है ना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों, पहले मैं इसका एक डेरिवेशन कराता हूं, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशंस बताऊंगा, है ना। पहले डेरिवेशन कराता हूं, ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों, इसका डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट कहां से होगा, हमारा मैकेनिक्स वाला फॉर्मूला होता है एक, आप सबको मालूम होगा कि UF माइनस UI इक्वल्स टू माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मेरी, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखता हूं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया उसका नेगेटिव क्या होगा, UF माइनस UI, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको ये फॉर्मूला 11th क्लास में बता दिया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर आप देखते हो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस W कंजर्वेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए, पता है ना ये चीज, है ना। यार देखो, अपन करते थे कि UI प्लस UI प्लस KI इक्वल्स टू UF प्लस KF, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, करते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, मान लो UI को उधर ले जाओ, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये KI माइनस KF को इधर ले आओ इक्वल्स टू UF माइनस UI, ठीक है। यहां से भी ये देख लो, UI को उधर ले गया और KF को इधर ले आया। अब यहां पर आप KF माइनस KI कर लो, माइनस आगे लगा दो, माइनस कॉमन ले लो, इक्वल्स टू UF माइनस UI हो गया, और UF माइनस UI इक्वल्स टू माइनस, और ये KF माइनस KI क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, और वर्क डन हो गया यहाँ पे, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है, इसलिए यहाँ पर क्या जाता है हमारे पास, सिर्फ कंजर्वेटिव, ठीक है। ये आपको पहले कराया हुआ है 11th क्लास में, है ना, याद हो आपको तो, है ना। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई KF माइनस KI क्या होता है, W नेट होता है ऐसे तो, लेकिन हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर उसको लिख रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है बच्चों, तो इसलिए यहाँ नेट की जगह कंजर्वेटिव लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात। KF माइनस KI को W कंजर्वेटिव लिखा है, माइनस पहले बाहर था, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मेरे पास यहाँ ऊपर आया है, ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये तो मैंने आपको पहले बताया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। इस फॉर्मूले से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा, ये बेसिक चीज़ है, 11th क्लास में पढ़ी होगी तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, है ना। चलिए, तो देखिए आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही है, इसी फॉर्मूले से हमको डेरिवेशन की स्टार्ट करनी है।
तो क्या होता है, डेरिवेशन करते वक्त हमको ये पता है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है ना, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है आगे का डेरिवेशन। तो ये चीज याद रखनी है कि यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं आपको, है ना, कि अगर हम देखें कि भाई U इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, तो उस बात को थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिएगा, कितना होता है, 0। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक स्कीमेटिक बना के बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एक चार्ज है बेटा, एक चार्ज है मेरे पास कैपिटल Q यहां पर। इसको, इस डायग्राम को बहुत शांति के साथ आराम से देखना आप। ये Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज मेरे पास, ठीक है, ओके। और एक ये पॉइंट है मेरे पास A, और एक और पॉइंट बनाता हूं मैं अभी थोड़ी देर में, रुक जाइए, इसको यहां पर बना लेता हूं। ये पॉइंट है मेरे पास B, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब देखिए, ये A जो है, इसकी जो इस Q से डिस्टेंस में मान रहा हूं वो R1 मान रहा हूं। ये B जो है, इसकी मैं डिस्टेंस जो मान रहा हूं वो मान रहा हूं R2। R1 एंड R2 आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फिक्स डिस्टेंस है Q से पॉइंट A की और Q से पॉइंट B की, है ना। यहां पे हमारे पास ये जो Q है ये फिक्स्ड चार्ज है, इसको यहां पे लिख लीजिए फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, ओके। ऑब्वियसली बेटा इस चार्ज की वजह से आसपास सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है मेरे पास Q, कहीं पे भी मान लो, या मान लेता हूं मैं Q, है ना, और इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं R है ना। ये R जो है वो वेरिएबल डिस्टेंस है बेटा, वो क्या है, वेरिएबल डिस्टेंस है ना। ये R1 R2 फिक्स्ड है, लेकिन ये R वेरिएबल है, मतलब ये Q जरूरी नहीं यहीं पड़ा हुआ है ना। मैं बोल दूं R इक्वल्स टू R1, तो ये Q कहां पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है। मैं बोल दूं R इक्वल्स टू R2, तो ये Q कहां पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है ना। समझ में आया, मतलब ये R जो है वो वेरिएबल डिस्टेंस है, जरूरी नहीं है यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं, ये वेरिएबल है। और ये जो Q है, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा QMOV, मतलब मूवेबल, मूव करने वाला चार्ज, ठीक है। देखो भाई, एक बार मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन बोल के बताता हूं, ठीक है। देखिएगा भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है ना। अब इसका एक आंसर है, डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है इसकी, वो बता रहा हूं। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में आपने नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बोला था, है ना। पूरी क्लास को मैं रटवाता भी हूं ये चीजें, है ना, लेकिन यहां पर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन नहीं होगा, यहां पर सिर्फ वर्क डन होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा था, यहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम सिर्फ वर्क डन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्क डन। तो क्या बोलोगे आप, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बोल रहा हूं। देखो, किसी एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो काम किया जाता है उसे मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलता हूं। दोबारा समझना, बहुत शांति के साथ समझना। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। सिंपल सी बात है, इसको लिखो ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं लिखो, है ना। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, क्यों मूवेबल, मूव यही करेगा, ये तो फिक्स्ड है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, समझ में आया, क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। तो एकदम क्लियर आपका ये होना चाहिए, आपको एकदम सिंपल लगना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको ये बात। दोबारा बोल रहा हूं, एक बार डेफिनेशन ढंग से लिख लीजिएगा। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्लियर है ये चीज, ओके, क्लियर होगी भैया ना अब आपको।
तो अब आप यही स्कीमेटिक मैंने बनाया है उसी की तरह। देखो एक क्यू फिक्स कर लिया मैंने, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चारों ओर, ठीक है साहब। एक पॉइंट ये फिक्स कर लिया जिसका डिस्टेंस r1 है, एक पॉइंट ये फिक्स कर लिया जिसका डिस्टेंस r2 है, ठीक है। और एक वेरिएबल डिस्टेंस पे मैंने कोई चार्ज क्यू मूवेबल रख लिया मेरा, जिसको मैं मूव कराऊंगा इधर उधर, है ना। तो इस चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों ओर, उसके अंदर इस चार्ज को मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोल दूंगा। चलिए फटाक से इसका डेरिवेशन करते हैं, है ना। देखो भाई यूएफ मतलब फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट मान लो, है ना, और ये फाइनल पॉइंट मान लो। तो यहां से यहां पे लेके आऊंगा कहने का मतलब है ना। तो यू फाइनल क्या होगा, यू फाइनल मींस यू बी माइनस, ठीक है, यू इनिशियल क्या होगा, यू ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ, तो माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक को मैं क्या लिख रहा हूं, देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो क्या लिखूंगा मैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों एक वेरिएबल फोर्स होती है ना। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है 11th क्लास का, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा, है ना। कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन तो एफ एस कॉस थीटा होता है सिंपल, है ना, या एफ आर कॉस थीटा जो भी है, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर जो ये हमारी फोर्स होती है कंजर्वेटिव फोर्स है और साथ ही साथ वेरिएबल फोर्स भी है। तो वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन एफ एस कॉस थीटा नहीं होता, सिंपल एफ एस नहीं होता, सिंपल एफ आर नहीं होता, ठीक है। क्या करना पड़ता है उसके लिए आपको, आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सिंपल नहीं करना पड़ता, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, याद है नहीं याद है, तो एफ डॉट डी आर याद है ये चीज, ठीक है सर, है ना। तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा एफ डॉट डी आर, क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है सर, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यू बी माइनस यू ए, है ना, ये डी आर है, आर की लिमिट लगेगी, आर की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी भाई, आप कहां से कहां तक ले जा रहे हो, R1 से R2 तक, यहां से यहां ले जा रहे हो ना भाई, तो R1 से R2 तक ये लिमिट लगेगी, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज, ओके। चलो यू बी माइनस यू ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ R1 से R2 तक एफ क्या आ रहा है बच्चों, फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है साहब भाई, लिख लो, तो लिख लो K Q1 Q2, Q1 कितना है, Q फिक्स्ड है, ये रहा है Q, तो Q, है ना, और एक Q मूवेबल है, ये रहा Q मूवेबल, तो Q मूवेबल, K Q1 Q2 बाय, तो बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है फॉर्मूला फोर्स का, मैग्नीट्यूड का, है ना, वही लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। चलो K Q मूवेबल, K Q1 Q2 लिख लिया मैंने, अपॉन R स्क्वायर, तो अपॉन R स्क्वायर। अभी क्यू मूवेबल कितनी डिस्टेंस पर है, R वेरिएबल डिस्टेंस पर है, लिमिट लगानी है मुझे R1 से R2 लगा दी मैंने, है ना, और यहां पर dr, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया होगा बच्चों, ये सब क्लियर है ना, पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए भाई, तभी समझ में आता है, मजा आता है करने में, ठीक है। चलिए साहब, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिर्फ RHS को लेके चल रहा हूं अभी, ठीक है। तो देखिए माइनस, तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है, ये K, ये Q मूवेबल, है ना, इसको बाहर ले आइए, कांस्टेंट है इसलिए, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ R1 से R2 तक 1 अपॉन R स्क्वायर और dr रह जाएगा, इंटीग्रेशन देख लीजिए बायो वाले बच्चे भी ध्यान से देखिए, 1 अपॉन R स्क्वायर dr रह जाएगा, ये पूरा ऊपर वाला तो बाहर ले आया मैं, कांस्टेंट था इसलिए, ठीक है। अब 1 अपॉन R स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ये R की पावर -2 है, R की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस K Q और Q मूवेबल, ठीक है, क्या होता है जल्दी जल्दी बताइए, R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, है ना। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो r की पावर n है यहाँ पर, तो r की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर n + 1 अपॉन n + 1, यानी r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है साहब। तो r की पावर -2 + 1 कितना होता है, r की पावर -1, ठीक है। तो r की पावर -1 अपॉन -1, है ना, और इसमें लिमिट कहां से कहां तक लगेगी बच्चों,
इसमें लिमिट लगेगी R1 से R2 तक। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए भाई, बहुत सिंपल चीज है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। कांस्टेंट चीज को मैं आगे ले लेता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो इस -1 को मैं आगे ले रहा हूं। -1 को जैसे ही मैंने आगे लिया, ये क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है ना, चलिए देखते जाइए बस क्या हो रहा है। ठीक है साहब, ये r की पावर -1 है। r की पावर -1 को भी मैं क्या लिख रहा हूं, देखो यहीं पे 1/r। ठीक है, तो आपको ये जो स्टेप्स है, मेरे पास जगह कमी है इसलिए मैं स्टेप वहीं कर ले रहा हूं, आपको अलग स्टेप में लिखना है ना। r की पावर -1 को मैंने 1/r लिख लिया है ना। r की पावर -1 नीचे आएगा तो r की पावर +1 बन जाएगा, विच इज r, है ना। ओके, और -1 जो नीचे था उसको मैंने आगे ले गया तो -1 +1 हो गया। ठीक है, अब 1/r में मैं लिमिट लगाता हूं, तो कैसे लगाएंगे, देखो k q मूवेबल। ठीक है, और क्या आएगा मेरे पास, 1/r2 -1/r1 आएगा नहीं आएगा ये चीज। ठीक है, क्लियर है ये लास्ट वाला फंडा। तो मैं यहां पे अच्छी तरह से लिख देता हूं इसको कि UF या UB -UA, याद रहे B हमारा फाइनल पॉइंट है, A हमारा इनिशियल पॉइंट है, 1 हमारा इनिशियल पॉइंट है, 2 हमारा फाइनल पॉइंट है ना। चलिए, इक्वल्स टू K Q मूवेबल ब्रैकेट के अंदर 1/r2 -1/r1। ये हमारा क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी जब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो जो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, ओके, ये समझ लीजिए, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, चलिए, तो देखो बच्चों, आपने डेफिनेशन इसकी लिखी हो तो लिख लेना, नहीं लिखी हो तो भी लिख लेना। दोबारा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं दोबारा समझना। दोबारा बोल रहा हूं कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, देखो कर लिया होगा नोट डाउन, कर लीजिएगा पॉज करके, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ओके, इसको मैं रब कर देता हूं, यहां से पूरा नहीं मिटाता। यहीं पे ही देखिए, अब अगला चीज भी हो जाएगी अपनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो अब देखिए, लिखिएगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जल्दी लिखिएगा। इसकी डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से पहले वो लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिखने के बाद लिखना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आप डेफिनेशन लिखिए, थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की डेफिनेशन थी वैसी की वैसी ही डेफिनेशन आएगी, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस के साथ, है ना। इसमें लिखिएगा आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की नहीं, वो तो लिखवा दी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखिएगा, क्या लिखा रहा हूं देखिएगा। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge from infinity to a point, from infinity to a point in the electric field of another charge। देखो क्या सिंपल सा इतना सा फंडा है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे, एक नॉन पॉइंट से दूसरे नॉन पॉइंट पे, इसकी भी डिस्टेंस पता थी मुझे, इसकी भी डिस्टेंस पता थी मुझे, एक नॉन पॉइंट से दूसरे नॉन पॉइंट पर अगर लेके आ रहे हो, नॉन मतलब जो अपन जानते हैं, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप लेके आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, है ना। और आप इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, आपको नहीं पता, है ना, आप इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, आपको नहीं पता इन्फिनिटी की डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट है वो तो, है ना। तो उस केस में आपका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझ लीजिए इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूं, दोबारा समझना, दोबारा लिखा रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, देखिए लिखिएगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा वहां पे लेके आऊंगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब आप बता सकते हो आराम से, देखो फटाक से, क्या कि
कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया होगा। चलो अब देखो बेटा, मैंने क्या बोला, इन्फिनिटी से, यहां पे देखना इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट P पर लेकर आना है आपको, है ना। तो यहां पर इन्फिनिटी इनिशियल पॉइंट है, तो यानी R1 तो क्या हो गया मेरा, इन्फिनाइट, है ना। और किसी पॉइंट P पे लेके आना है तो R2 क्या हो गया मेरा, किसी पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R मान लिया जाए, जो फिक्स्ड है अभी मान लो, है ना। ये R वाला, ये वाला R मेरा अभी फिक्स्ड है, अभी मैंने बाद में कर रहा हूँ ना उसके, ठीक है। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने R मान लिया, जो कि R2 होता है मेरा, है ना। फाइनल पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे लिख लो, ये इनिशियल है, ये फाइनल है ना। तो इनिशियल इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लेके आना ना मुझे, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, इनफाइनाइट। फाइनल पॉइंट क्या हो गया, P। अच्छा, इनफाइनाइट का जो पोजीशन वेक्टर है R1 वो क्या होगा, इनफाइनाइट। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया क्या है, R है ना। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 होता है ना। और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 होता है, तो R1 मेरा इनफाइनाइट हो गया, R2 मेरा R हो गया। जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए UB यानी UB है ना। तो UB मतलब जहां पे लेके आना है आपको, B क्या है, फाइनल पॉइंट है ना। तो फाइनल पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट यहां लेके आना है, तो UP लिख देता हूं, UB विल बी इक्वल्स टू, यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, देखो यहां पे लिख देता हूं, UB विल बी इक्वल्स टू UP एंड UA विल बी इक्वल्स टू U इनफाइनाइट। क्लियर है ना, देखो समझ रहे हो ना आप मेरी बात। भाई इनिशियल पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है UA, वो UA क्या हो जाएगी, U इनिशियल पॉइंट पे इनफाइनाइट है, तो UA U इनफाइनाइट। P पॉइंट पे मैंने मान लिया UB है, तो UB क्या होता है, UP हो जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, UB माइनस UA लिखना है मुझे, यानी कि UP माइनस U इनफाइनाइट, ठीक है ना, इक्वल्स टू KQ, तो Q मूवेबल, तो Q मूवेबल, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट 1 अपॉन R2 क्या है मेरा, R, तो R माइनस 1 अपॉन R1 क्या है मेरा, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट। समझ में आया इतना? आ गया होगा बच्चों, आ गया ना, क्लियर है नहीं? ठीक है, देखो बच्चों, अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं जो आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है आपका 1 अपॉन 0, है ना। तो इनफाइनाइट को जब आप 1 अपॉन 0 लिखोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 अपॉन 1 यानी 0, तो ये तो पूरा गया, 0 बन गया। क्या बचा, सिर्फ 1 अपॉन R बचा, तो यानी आगे आ जाएगा। तो देखिए Q मूवेबल अपॉन ये R, 1 अपॉन R मल्टीप्लाई होगा ना भाई अंदर, तो यहाँ नीचे R आ जाएगा बस, तो ये आ गया। ठीक है, वो तो 0 हो ही गया। ओके, अब LHS लिख लेते हैं। LHS में UP, तो UP माइनस U इनफाइनाइट कितना होता है, U इनफाइनाइट मैंने क्या बोला था, 0, तो वो 0 हो ही गया। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला ये होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा, है ना। अब अगर मैं आपको सिंपली लिख के बता दूं तो इसको मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, बाद में बोलना नहीं, समझ में नहीं आया, डेरिवेशन तो मैंने करा ही दी है, अब लिख के और बता रहा हूं भैया। UF माइनस UI का जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो होगा Q मूवेबल 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R, बस सिंपल। ठीक है, इसमें से Q1 Q2 में से कोई भी एक चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, एक चार्ज मूवेबल है और एक R है। ठीक है, इसको आप वापस से ऐसे भी लिख सकते हो कि K कैपिटल Q मूवेबल अपॉन R। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको भली बाती याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए, समझ में आया ये पूरा डेरिवेशन, दोनों की डेफिनेशन भी समझ में आई। दीज बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, दीज बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, लिखिएगा स्टार पॉइंट बना के जल्दी जल्दी लिखिए, दीज बोथ आर
स्केलर क्वांटिटीज लिखा, ओके। उसके बाद लिखिए while solving the numericals always consider the nature or polarity of the charge। देखो अभी तक हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे थे, फोर्स है, फील्ड है, तो हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो डायग्राम में बना लेते थे हम, है ना, कंपोनेंट सब डायग्राम में कर देते थे, है ना। इसलिए हम हमेशा ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते थे के क्यू बाय आर स्क्वायर में या के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर में, फोर्स और फील्ड में, है ना। तो लेकिन अब हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये दोनों जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये किसके आए हैं, स्केलर क्वांटिटीज के आए हैं, है ना। तो हम इनमें हमेशा जो ये क्यू का और क्यू मूवेबल का जो साइन है उसको कंसीडर करेंगे। मान लो ये क्यू मूवेबल मेरे पास -2 माइक्रोकूलम है और क्यू मेरे पास +1 माइक्रोकूलम है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाय -2 माइक्रोकूलम, मतलब माइनस आएगा, ठीक है। इनके अंदर, इन फॉर्मूलों के अंदर इस क्यू के नेचर भी आएंगे। अब जब सॉल्व करेंगे, मैं इसके न्यूमेरिकल भी करके बताता हूं, तो उसमें माइनस साइन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसको मिटाता हूं मैं फटाक से। कहां से स्टार्ट किया था याद करना, यूएफ माइनस यूआई इक्वल्स टू -w कंजर्वेटिव, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लिया था अपन ने। वहां से फिर वेरिएबल फोर्स होती है हमारी, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन हमने इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर करके एफ को हमने के क्यू मूवेबल अपॉन आर स्क्वायर करके ऐसा आराम से इंटीग्रेशन किया और फटाक से हम आंसर लेकर हमारा आ गए। फिर इसका आंसर में हमने एक पॉइंट को इनफाइनाइट रख दिया और दूसरे पॉइंट को पी रख दिया, उससे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकल कर आ गया। इतनी आसानी के साथ डेरिवेशन हो गया। देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये है एक Q1, ये है मेरे पास एक Q2, और मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैंने कहीं इनफाइनाइट से लाकर और ये दो चार्ज, ये पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर रख दी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे साहब? आप बोलोगे जैसे पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q1 Q2 बाय ए। सिंपल है, ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल है ना, ओके। अच्छा चलो, अब मैं बोल रहा हूं आपको, ये तो ए पॉइंट ही रहने दो, ये बी पॉइंट ही रहने दो, है ना। एक पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ये भी ए ही है, ये भी ए ही है, यहां पर मैंने रख दिया Q3। अब मैं बोल रहा हूं आपसे फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे करोगे आप? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कैसे निकालोगे? पहले वाला सिंपल था कि Q1 Q2 बाय ए हो गया। अब क्या होगा? देखिए बच्चों, ये सी पॉइंट है मान लीजिए, है ना, तो Q1 Q2 Q3 या फिर आप बोल लो ए बी सी, 3 पॉइंट है हमारे पास, तीनों पॉइंट पे चार्जेस पड़े हुए हैं, है ना। तो आप देखो बेटा, पेयर बनाओगे, हमेशा 2-2 के पेयर बनाने हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त, है ना। तो ये पेयर बनेगा एक ए बी का, एक ये पेयर बनेगा बी सी का, और एक ये पेयर बनेगा ए सी का, ठीक है। हाँ, तो 3 पेयर बनेंगे, 1 2 और 3, मतलब 3 पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी और बाद में उनको ऐड करना पड़ेगा। इसमें कोई वेक्टर एडिशन वगैरह नहीं होगा, सिंपली ऐड करना पड़ेगा, पर 3 पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, निकालते हैं U1 U2 और U3, ठीक है। निकालिए भाई, U1 कैसे निकालोगे आप? K, तो K A और B वाले में, तो K Q1 Q2 अपॉन A, सिंपल। फिर K B और C वाले में, B और C वाले में, तो यानी Q2 Q3 अपॉन A। फिर A और C वाले, मतलब ये, यानी कि K Q3 Q1 अपॉन A, है ना। अब U नेट निकालते वक्त आप क्या करोगे? सिंपली इनको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, मतलब K अपॉन A, तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी बच्चों। समझ में आया ना आपको? क्लियर है ये चीज क्लियर हुई? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है ना, वो समझ में आना चाहिए आपको। चलिए, ये क्वेश्चन भी हुआ, है ना। देखिए, मेरे कराने से पहले आप कर लेना क्वेश्चन को, है ना, पहले पॉज करके देखो। अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ अच्छा सा। ये मान लीजिए
प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहां पर मैं एक चार्ज रखता हूं कैपिटल क्यू, है ना। आप क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से और फिर पॉज करके उसको करिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन ये है कि इफ द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो आपको दिया हुआ है, दिखा हुआ है, दिख रहा है यहां पर, इफ द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, है ना। भाई कैपिटल क्यू चार्ज की क्या वैल्यू होगी अगर इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को मेरे को क्या करना हो, जीरो करना हो, ठीक है। चलिए तो निकालिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी जो मेरी निकलेगी वो निकलेगी U1 U2 U3, वो होगी मेरी K Q स्क्वायर अपॉन A, K QQ अपॉन A और K QQ अपॉन A। यही होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है। अच्छा, अब नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरी, K कॉमन आ जाएगा सब में, A कॉमन आ जाएगा सब में, अंदर क्या बचा, Q स्क्वायर प्लस QQ प्लस QQ, है ना, और इक्वल्स टू, ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला मैंने कि इफ द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, तो जीरो कर दो इसको यार, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पोटेंशियल एनर्जी नेट पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तीन पोटेंशियल, 1 2 और 3, ठीक है ना, ओके। तो जीरो कर दिया उसको, है ना, और जीरो करने के बाद मुझे किसकी वैल्यू, K बाई A तो चल गया जीरो के पास, तो क्या बचा हमारे पास, Q स्क्वायर प्लस 2 QQ, QQ कितना हो गया, 2QQ इक्वल्स टू जीरो। तो ये 2QQ इक्वल्स टू माइनस Q स्क्वायर, एक Q से एक Q गया, है ना, तो ये Q की, कैपिटल Q की जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई कितनी बेटा, माइनस Q बाय 2। मतलब ये ऊपर वाला चार्ज कितना होना चाहिए, माइनस Q बाय 2 होना चाहिए, तब जाके इस होल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए बच्चों, है ना। और देखिए मैं बोल रहा हूं कोई स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लो, ठीक है, स्क्वायर ले लेते हैं, ए साइड ही है इसकी भी, सब पे Q Q Q Q, कितनी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी बच्चों, पहले तो ये बताओ, पता है आपको कैसे निकालते हैं, कितनी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी बताओ। देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है, वो मैं आपको यहाँ अलग से बता देता हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखिए आप NC2 कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे आपने मैथ्स के अंदर, NC2, है ना, ऐसे निकाला करो आप, है ना। कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, दो दो के आप इनके अंदर से, कितने अभी आपके पास n कितने, मतलब कितने कोने, 1 2 3 4, 4 है तो 4C2 क्या हो जाएगा, ये 4C2, चार चीजों में से कितने कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, तो इसका आंसर यही है। होता क्या है, NCR का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन, फैक्टोरियल को आप पीछे वो डंडा करके भी लिखते होंगे, मैं ऐसे लिखता हूं, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4C2, है ना, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, तो ये क्या हो गया 4 3 2 1, ये क्या हो गया 2 इंटू 1 इंटू, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, है ना। फैक्टोरियल मतलब तो पता ही है आपको, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अच्छा देखो ये 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, नीचे तो 1 इंटू 1 1 ही रह गया, ऊपर आ गया 3 2 जा 6, है ना। तो मतलब ये 4 के अगर मेरे पास चीज है और मैं उनके दो दो कॉम्बिनेशन को बनाना है, तो कितने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेंगी, 6,
6 पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी आपको। कितनी? 6 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो निकालिए। हाँ, अब 6 पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी होगी, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, ठीक है, ओके हो गया। अब डायगोनल वाली 4 5 6 हो गई 6, ऐसे निकालनी पड़ेगी आपको। तो u इक्वल्स टू, एक तो होगा u1 मान लो, है ना, और u1 में क्या मान लो, सारी साइड, u साइड मान लो, u साइड्स लिख लेता हूँ, u साइड्स की वजह से 1 2 3 4 4 साइड्स हैं, तो 4 इंटू सबकी वजह से एक ही होगी यार पोटेंशियल एनर्जी, k q स्क्वायर अपॉन a। अब नीचे a स्क्वायर मत कर देना, वो फोर्स हो जाती है भैया, है ना। हाँ, k q1 q2 बाय r है फॉर्मूला हमारे पास, k q मूवेबल अपॉन r, ठीक है ना, ओके। अब डायगोनल की वजह से भी निकालो। 4 पोटेंशियल एनर्जी निकली है, ये एक नहीं निकली है, एक को 4 बार किया है, सब एक थी इसलिए, है ना। और डायगोनल की भी, ये भी डायगोनल वो डायगोनल सेम ही होगी, है ना, ठीक है। तो 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन डायगोनल की डिस्टेंस जो है अब ए नहीं रहेगी, अब डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है, ये ए, तो डायगोनल कितनी हो जाएगी, ए रूट 2, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए रूट 2, तो ए रूट 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये यू डायगोनल होगी, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर यू नेट निकालने को बोलूं मैं आपसे, तो क्या निकालोगे आप, यू नेट निकालने को बोलूं तो क्या निकालोगे, ये प्लस ये करोगे आप, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए को तो आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 4 प्लस रूट 2। आएगा नहीं आएगा ये आंसर? क्लियर है बच्चों? न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, किस तरह से करते हैं, ठीक है ना, ओके। देखिए एक क्वेश्चन बताता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आया नहीं आएगा आपको देखते हैं, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास था, मैंने उस कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया एक सर्कल के रूप में, जिसकी रेडियस कितनी थी, ए थी, है ना, जिसकी रेडियस ए थी, और यहां पर मैंने चारों चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू रख दी, है ना। ये इनिशियल कॉम्बिनेशन था बेटा, और ये फाइनल कॉम्बिनेशन था आपका, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अगर मेरे कॉम्बिनेशन जो मैंने चेंज किया, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन 2 हो गया मेरा, अब मैं ये वाला अलग क्वेश्चन आएगा ना, देखो, व्हाट इज द वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एज शोन इन फिगर, खत्म बात, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वर्क डन निकालना है आपको, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। व्हाट इज द वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन फिगर, खत्म बात। तो कैसे निकालोगे वर्क डन, वही निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, वर्क डन क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, यहां बताता हूं, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, भाई आपने एक चीज तो जान ली ना कि भाई यू एफ माइनस यू आई इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है कि नहीं होता है, होता है ना, क्लियर है ना भाई, ओके। तो कहने का मतलब है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है, समझ में आया। इस माइनस को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वर्क डन कितना आएगा, यू आई माइनस यू एफ, यही तो वर्क डन है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो इस कॉन्फ़िगरेशन की, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो इस कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब इसने आपसे वर्क डन पूछा ही नहीं था, ठीक है। बोल रहा है कि वर्क डन पूछ रहा है, लेकिन वर्क डन आपसे पूछ ही नहीं रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के इनिशियल माइनस फाइनल पूछ रहा है वो, वही तो वर्क डन होता है। अब जिसको पता होगा, जिसने इनिशियल से पढ़ा होगा उस चीज को, वो जान जाएगा आराम से यार। वर्क डन जैसी कोई चीज यहाँ पे होती ही नहीं, या तो सिंपल सा हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। पोटेंशियल तो पढ़ा नहीं है अपन ने भी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। तो आपको यू आई निकालनी है, तो यू आई तो मैंने ये निकाल ली, नहीं निकाल ली, इसका इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी तो ये निकाल ली मैंने, यू आई, ये यू आई हो गया, समझ आया, नंबर 1, ठीक है, ओके। अब यू फाइनल और निकालना है मुझे, तो देखो निकालता हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं इधर से। इसमें भी देखिए आप 4 ही चार्जेस हैं, 1 2 3 4, वापस 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। अब वो 6 कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे वो देखिए, निकालिए। अब यू फाइनल निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यू फाइनल, है ना। अब वो क्या होगी वो देखते हैं पहले अपन, यू फाइनल निकालते हैं पहले, है ना।
तो देखो एक तो क्या होगी बेटा, 1 और 2, तो यानी U1 बोल देता हूं मैं, U1 यानी कि ये और ये सेम होगी, K Q स्क्वायर अपॉन डायमीटर है, देखो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A ही है, तो डायमीटर हो गई है, देखो इस प्लस Q से इस प्लस Q की डिस्टेंस A और A 2A, तो 2A है ना। और देखो ध्यान से समझना, मेरी बात अभी पूरा नहीं हुआ, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली आपने है ना, इसकी भी सेम टू सेम होगी इन दोनों के बीच की भी, ठीक है, तो इनटू 2। मैंने अभी तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, दो पोटेंशियल एनर्जी मैं निकाल चुका हूं है ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब कितनी बची, 4 बची, 6 होंगी ना, 4 बची। 4 कौन कौन सी देखो, 1 2 3 4। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना, हाँ, तो ये बची भाई। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये A है, ये A है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A√2 होगी, नहीं होगी A√2, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं U2 निकाल रहा हूं इनकी वजह से, K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, अब A√2 है, कितनी है, A√2, ठीक है, ओके। और ऐसी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, है ना। अब ये भी तो है, फिर ये भी तो है, फिर ये भी तो है, और देखो सब में डिस्टेंस वही A√2 है, सारी एक जैसी है, मतलब ये ऐसी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 4, तो निकल गई ना, 4 और 2 6 हो गई, ठीक है। अच्छा यहां पर तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर ये 4 को मैं लिख देता हूं 2 × 2 लिख देता हूं, और ये √2 से इसको √2 बना देता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमारी जो UF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी निकल के आएगी, K Q स्क्वायर बाय A, और इसमें क्या करना है मुझे, इसमें मुझे इनको प्लस करना है, तो यहाँ तो K Q स्क्वायर बाय A ही था बस, तो 1 रह गया, तो 1 प्लस इधर क्या 2√2, ये आई कि नहीं आई मेरी पास, देखो फाइनल वाली है ना, ये UI है, ये UF है, मुझे क्या निकालना है, वर्क डन क्या होता है, UI माइनस UF, तो वर्क डन कैसा निकलेगा, देखो ध्यान से, UI माइनस UF, K Q स्क्वायर अपॉन A, ये तो कॉमन आ गया सब में से ही, इसमें से इसको माइनस करना है मुझे, तो 4 प्लस √2 -1 और -2√2, समझ में आया ना। देखो 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, और माइनस का 2√2 है, मतलब माइनस का 2 गधा, √2 को गधा मान लेता हूं, तो माइनस का 2 गधा और प्लस का 1 गधा है ना, तो माइनस का 1 गधा बचेगा, तो -√2, ठीक है, और अंदर क्या बच गया, K मतलब बाहर क्या बच गया, K Q स्क्वायर बाय A, ये क्या आ गया मेरा, वर्क डन, आंसर समझ में आया, किस तरह इसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों, इसको मैं मिटाता हूं, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, इसलिए अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे, है ना। हमने न्यूमेरिकल्स ले लिए कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के, वर्क डन के, जो कि इंपॉर्टेंट थे, है ना। इसलिए मैंने आपको ज़्यादा मैं आगे ना बढ़ाते हुए, है ना, आपको एक होमवर्क देकर इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कंप्लीट करेंगे, उनके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। फर्दर जो मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले बाइफर्केशन में, वो टॉपिक्स हम आगे और भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन भी पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, उसमें एक पोटेंशियल सर्विस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत मज़ेदार चीज़ें आएंगी, है ना। आप पढ़ते रहोगे और जो चीज़ पढ़ाई उसको समझ में आपको आना चाहिए, वो चीज़, है ना, वो चीज़ आप पढ़ लीजिए। अभी होमवर्क ये है, सिंपल सा मैंने आपको दे दिया क्यूब। सर आप तो बड़ा वाला, तो सर आप होमवर्क दे देते हो। अरे बेटा विजुअलाइजेशन करते रहना, बहुत आसान है, ऐसा कोई टफ नहीं है ना, कुछ नहीं, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है यार बस, ठीक है। दिस इज द क्यूब ऑफ साइड ए, और हर वर्टिसेस पे क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू 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 प्लस क्यू। कितने एजेस होती हैं, 8 होती है ना, तो 8 एजेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया,
ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं। आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, सब साइड ए है, क्यू बाई है ना, ओके। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपको निकालनी है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी बच्चों? NCR कितनी निकलेगी? कितने? 8 हैं, 8 CR कितने? दो दो कॉम्बिनेशन चाहिए, तो यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8 माइनस 2 कितना हो गया ये? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो रहने दो, 8 8 7 6 5 4 3 2 1 है ना, ठीक है। ये हो गया 2 है ना, 2 इंटू 1 2 ही होता है। ये हो गया फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 तो रहने दो, ये 6 इंटू 5 इंटू 6 4 3 2 कट गया। फिर ये 2 से ये 8 गया, 2 4 जा 8, तो 7 4 जा 28। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 28, मतलब 28 पोटेंशियल एनर्जी निकलेंगी इसके अंदर, 28 पोटेंशियल एनर्जी निकलेंगी, ठीक है। और सर 28, हाँ बेटा 28, ज़्यादा टफ नहीं है। 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। 12 तो यही हो गई यार, देखो मैंने गिना दिया आपको, साइड वाइज ही 12 हो गई है ना, एजेस जो हो गई वही 12 हो गई, तो एजेस की वजह से 12 एजेस होती हैं, तो 12 पोटेंशियल एनर्जी तो वही निकल जाएगी KQ² है ना। फिर हर फेस पे 2 डायगोनल होती है, 6 फेसेस होती हैं, तो डायगोनल की वजह से भी 6 इंटू 2 12, 12 और 12 24 तो मैंने ही बता दी है ना, 24 तो मैंने ही बता दी। अब उसके बाद बॉडी डायगोनल होती है, तो बॉडी डायगोनल A√3 जिसकी डिस्टेंस होती है, तो बॉडी डायगोनल कितनी होगी इसके अंदर? 4 है ना। तो बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, आप उसके हिसाब से निकालना, ठीक है। फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, डिस्टेंस बता देता हूँ, डिस्टेंस A√2 होती है इसकी, अगर साइड A है तो इसकी A√3 होती है ना, अगर साइड A है क्यूब की तो, है ना। और एजेस है ना, एजेस की साइड तो A ही होगी, ठीक है। तो ये 12 और ये 4 हो गई ना 28। अब तो क्या है, अब तो निकाल ही लोगे आप, है ना, फिर भी निकालना, ये आपका होमवर्क हो गया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों, है ना, और आना भी चाहिए। हम अच्छी तरह से सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना। आपको वर्क डन निकालने को बोले तो फटाक से वही पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पे आया कीजिए, है ना। और माइनस साइन का ध्यान रखिएगा, -W होता है तो उसको W कर लीजिए, UI माइनस UF होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, है ना, जब भी आपको वर्क डन निकालने को बोले, जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालने को बोले, जब भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालने को बोले, है ना, तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, सभी तरह के न्यूमेरिकल मैंने आज कंसीडर किए हैं, है ना। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको समझेंगे, इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे, है ना। तो आज आपने क्या पढ़ा बच्चों? आज आपने एक तो कंटेंट देखा, आपका जो थर्ड कंटेंट था, पूरा ओवरऑल कंटेंट का जो थर्ड कंटेंट था आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, पहले तो आपने वो देखा। उसके बाद आपने स्टार्ट किया विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, उसका डेरिवेशन किया, फॉर्मूले निकाले दोनों के आपने, है ना, उनको समझा। उसके बाद उसके ऊपर एक करके आपने न्यूमेरिकल्स, छोटे से लेकर बड़े तक आपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर किए, जो कि आपको आई होप समझ में आए होंगे, ठीक है। तो संयम के साथ अच्छी तरह से पढ़ते रहिए बच्चों, आगे बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा सा बीच में बोरिंग भी होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप वो आता है एग्जाम्स में, है ना, पूछ लिया जाता है। बेस है, स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने पहले बोला इसके 8 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर शुरुआत के अच्छी तरह हुए तो आगे आसानी रहेगी, है ना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। फिजिकल अपीयरेंस ना होने के बावजूद ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो मुझे रेस्पॉन्स थोड़ा और अच्छा मिले तो बहुत मजा आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना। मुझे थोड़ा ऐसा लगना चाहिए एकदम हम बिल्कुल कनेक्शन में है, बिल्कुल टच में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एकदम कनेक्शन में, एकदम टच में अगर आप लोग लगोगे मुझे, तो मुझे और भी अच्छी तरह से पढ़ाना, मेरे को लगेगा कि मैं और भी अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आप सबके रेस्पॉन्सेज मेरे को लगातार मिलते रहने चाहिए, लाइक्स, कमेंट्स, है ना, सब्सक्राइब्स मिलते रहने चाहिए, और रेस्पॉन्सेज आपके अच्छे मिलने चाहिए, बिकॉज यू नो योर अप्रिसिएशन इज माई सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।